Hello everyone, welcome back on my YouTube channel KJ Physics. So KG इक्वेशन आपका ख़त्म हो गया है. अब आज हम लोग जो है डिराक इक्वेशन की बातें करेंगे जो इस यूनिट का अगला पार्ट है. ठीक है, तो डिराक इक्वेशन क्यों आई थी उसका रीज़न आपको केजी इक्वेशन के ड्रॉबैक्स में मिल गया होगा. समझ में आ गया? केजी इक्वेशन ने जो हम लोगों ने लास्ट में कुछ पढ़ा था, ये देखो आप, इसमें हम लोगों ने केजी इक्वेशन के कुछ ड्रॉबैक्स पढ़े थे. ये ड्रॉबैक्स थे, तो इन ड्रॉबैक्स की वजह से ही हमें क्या करना पड़ा था, डिराक इक्वेशन यूज़ करना पड़ा था. डिराक ने बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट दो चीज़ें बताई थी. एक तो उसने नेगेटिव एनर्जी कंसेप्ट या फिर नेगेटिव प्रोबेबिलिटी को समझा दिया था. किसकी मदद से? डिराक होल थ्योरी की मदद से. तो जो डिराक होल थ्योरी है, उस डिराक होल थ्योरी की हेल्प से आप लोग जो है बता सकते हो कि नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशन क्यों आते हैं. दूसरी बात, इसने स्पिन हाफ के कंसेप्ट को समझाया था. मतलब कि केजी ने स्पिन हाफ पार्टिकल्स को नहीं समझा पाया वो, तो उसने क्या किया कि डिराक स्पिनोर्स के माध्यम से, कुछ स्पिनोर्स बोलते हैं और कुछ स्पाइनर्स बोलते हैं, ठीक है ना. तो स्पिनोर्स की माध्यम से इसने नेगेटिव एनर्जी कंसेप्ट को समझा दिया था. तो चलो इसके बारे में कुछ समझते हैं एक बार के लिए. हेडिंग दो, डिराक इक्वेशन. लिखो, इट इज अ फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ it is a fundamental equation of relativistic quantum mechanics. relativistic quantum mechanics, which is used to determine used to determine, ये क्यों यूज़ की गई थी? डिटरमाइन डायनेमिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रिलेटिविस्टिक लिमिट. डायनेमिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रिलेटिविस्टिक लिमिट. रिलेटिविस्टिक लिमिट में इसको सोल्व करने के लिए लगाया जाता है. दिस इक्वेशन मतलब इलेक्ट्रॉन की डायनेमिक्स, मतलब वो स्पिन हाफ पार्टिकल्स, क्योंकि स्पिन हाफ होता है इलेक्ट्रॉन. तो केजी तो कभी स्पिन हाफ को समझा ही नहीं पाया. केजी इक्वेशन हमेशा बोसोन पार्टिकल्स को ही समझा पाया. फर्मियोस को समझाने के लिए डिराक की सहायता लेनी पड़ी, ठीक है ना. और इलेक्ट्रॉन फर्मियन होता है. दिस इक्वेशन प्रपोज्ड बाय डिराक, दिस इक्वेशन proposed by Dirac in 1928. तो ये 1928 में आई थी इक्वेशन जो डिराक ने समझाई थी. दिस इज रिलेटेड टू द होल थ्योरी. दिस इज रिलेटेड टू द होल थ्योरी. अब ये बता दूं मैं आपको होल थ्योरी होती क्या है. जब
केजी ये नहीं बता पाया कि नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशन क्यों आते हैं, नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है। तब डिराक ने कहा था कि नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशन होल के लिए आते हैं। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, तो पार्टिकल के लिए तो पॉजिटिव एनर्जी ही काउंट होती है, बट जब नेगेटिव आ गया इसका मतलब वो वर्चुअल एनर्जी है। तो वर्चुअल एनर्जी वर्चुअल पार्टिकल्स के लिए मानी जाती है, और वर्चुअल पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो होल कहलाते हैं। ठीक है ना, होल आर द वर्चुअल पार्टिकल्स, जो कि इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिटली वर्क करता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर पॉजिटिव एनर्जी की है तो होल नेगेटिव एनर्जी की हो जाएगी। तो ये थ्योरी थी उसकी, पढ़ेंगे इसको डिटेल में। आता है सवाल होल थ्योरी का, एक अलग से सवाल आता है, ठीक है ना। होल थ्योरी, दिस थ्योरी रिलेटेड टू द पार्टिकल एंटी पार्टिकल थ्योरी। हो गया ना, देखो आ गया ना पार्टिकल एंटी पार्टिकल, क्योंकि जो होल है वो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल माना जाता है। दिस थ्योरी related to particle antiparticle theory. This is a equation which is used to describe this equation is a equation this is a equation which is used to describe the quantum mechanical phenomenon in relativistic limit, in relativistic limit. The main problem with kg equation, ये बात आपको समझा दी मैंने। The main problem in kg equation क्या थी प्रॉब्लम, is due to this is that प्रॉब्लम यही थी, is that we have, क्या था हमारे पास, नेगेटिव प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, नेगेटिव प्रोबेबिलिटी, ये मैं आपको समझा चुका हूँ नेगेटिव के बारे में। दिस प्रॉब्लम सोल्व बाय होल थ्योरी एंड डिराक इक्वेशन, ये भी आपको समझा दिया। दिस प्रॉब्लम या फिर इससे भी एक लाइन और लिख लो, ड्यू टू दिस रीजन ड्यू टू दिस रीजन और गेट both negative and positive probability density this problem solved by whole theory this problem
solved by whole theory and Dirac equation। ठीक है ना। चलिए अब जो सवाल आपके एग्जाम में आता है उसको हम लोग सोल्व करते हैं कि डिराक इक्वेशन होती क्या है, डिराक के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ आती है, डिराक मैट्रिक्स क्या होती है, ये सारी बातें की जाएगी। तो हेडिंग दो, क्वेश्चन लिखो जो बहुत बार आ चुका है आपके एग्ज़ाम में। जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बार बार आता है वो ये है, deduce the Dirac equation for free particle and prove that Dirac particle Dirac alpha and beta matrices are फोर बाई फोर मैट्रिसेस। ये आपको प्रूफ भी करना है ना। समझ में आ गया। चलिए, या फिर आपको ऐसे भी सवाल मिल सकता है कि डिराक इक्वेशन को डिड्यूस कीजिए, डिराक इक्वेशन को बनाइए, फॉर्मुलेट कीजिए, तो वो सारी बातें भी पूछ सकता है। सो दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है, फॉर्मुलेट डिराक इक्वेशन, ये भी पूछो ना। तो सॉल्व करते चलो। देखो डिराक इक्वेशन आता है डिराक हैमिल्टोनियन से। आप लोग नॉर्मली डिराक हैमिल्टोनियन अगर समझ गए तो वो आराम से हो जाएगा। सॉल्यूशन ये है, ये सवाल बहुत बार आता है, 2013 में, 2017 में, 18 में, 19 में बहुत बार आया है सवाल, है ना। तो देखो डिराक इक्वेशन फॉर अ फ्री पार्टिकल या फ्री इलेक्ट्रॉन ये होती है। डिराक इक्वेशन फॉर कुछ इस प्रकार से होती है वो, जैसे मान लो ये आपको याद रखना, ये कहलाता है डिराक हैमिल्टोनियन। तो शुरू में स्टार्टिंग इसकी यहाँ से करते हैं, दैट इज आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल टी प्लस आयोटा एच कट सी एल्फा डॉट डेल माइनस बीटा एम सी स्क्वायर साइन। यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं इसकी, है ना। तो देखो अब डिराक इक्वेशन में क्या है हमारे पास, ये डिराक हैमिल्टोनियन कहलाता है, उससे बनती है डिराक इक्वेशन। हालांकि मैं आपको समझा दूं डिराक हैमिल्टोनियन एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। ये डिराक इक्वेशन है जो आपको निकालनी है। हालांकि शुरुआत यहाँ से नहीं करेंगे अपन, है ना, शुरुआत हमारे पास कहीं और से होगी। तो शुरुआत करने के लिए एक काम करो, यहाँ से शुरुआत मत करो, तो लास्ट है डिराक इक्वेशन का ना। अपन एक काम करते हैं, शुरुआत करते हैं डिराक हैमिल्टोनियन से। तो एक बार के लिए यहाँ पे आ जाओ। ये ना एक तरह से एक क्वेश्चन आया था आपके एग्ज़ाम में, इसको क्वेश्चन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। क्वेश्चन ये आया था 2000 कब आया था, ये 13 में आया था, नहीं 2019 में आया था, कि डिराक इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल, ये आपको गिवन था और ऐसे बोला था प्रूव दैट
प्रूव दैट अल्फा एंड बीटा आर matrices where आइगन वैल्यू, या फिर where मत लिखो, whose लिखो, जिनकी आइगन वैल्यू, तो whose आइगन वैल्यूज आर प्लस माइनस वन। ठीक है ना। देखो यहाँ से शुरुआत करेंगे हम लोग डिराक इक्वेशन की, डिराक हैमिल्टोनियन से। तो नीचे आ जाओ। डिराक डिराइव्ड स्टैटिस्टिकल इक्वेशन, सॉल्यूशन यहाँ से करो। डिराक डिराइव्ड statistical equation which gives only positive probability density, which gives only positive probability density। ठीक है ना। तो टू ओवरकम द डिफिकल्टी ऑफ केजी इक्वेशन, यहाँ लिख लो, टू ओवरकम द difficulty of KG equation, Dirac proposed a first order differential equation. Dirac proposed a first order differential equation in space and time, in space and time. For this purpose, Dirac proposed a Hamiltonian. Dirac proposed a Hamiltonian. क्या होता है वो हैमिल्टोनियन? वो ये होता है, दैट इज H इज इक्वल टू C अल्फा वेक्टर डॉट पी वेक्टर प्लस बीटा एम सी स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, सी एस आर नेट में डायरेक्ट सवाल आता है इससे, डिराक हैमिल्टोनियन क्या होता है। अब यहाँ पर क्या है, वेयर C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, where C is the velocity of light. अब आगे देखो, हम लोग यूज़ करेंगे हैमिल्टोनियन इक्वेशन। तो उस हैमिल्टोनियन इक्वेशन की मदद से हम लोग ये बात जानेंगे, यूजिंग हैमिल्टोनियन इक्वेशन, सॉरी हैमिल्टन क्या, यूजिंग श्रोडिंगर इक्वेशन। सो यूजिंग क्या हो जाएगा, एच साइन बराबर ई साइन। ठीक है, तो एच साइन, और हम लोग ये बात जानते हैं हियर। अब वैसे भी आपने स्पेस और टाइम में बोला है ना, तो साइन जो है वो टाइम डिपेंडेंट है, ऑब्वियस सी बात है। तो हमारे पास जो ई जो होगा ना, वो क्या हो जाएगा, आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल टी, आप जानते हो।
तो हम जब सोल्व करेंगे तो ई का वैल्यू लिख दो आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल टी, और साइन का वैल्यू पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1 सी अल्फा डॉट पी प्लस अगर हम 1D की बात करें तो डेल अपॉन डेल एक्स आता है, बट अगर 2D 3D 4D की बात करें तो वहाँ पर P का वैल्यू क्या हो जाएगा। P का वैल्यू आप जानते हो 1D 2D 3D में, हम लोग यहाँ पर 4D की बात करते हैं, इसलिए यहाँ पर P जो है वो 4D की तरफ 4 मोमेंटम स्पेस में वेरी करेगा 4 बार। और अगर P हमारा 4 बार वेरी करेगा तो अल्टीमेटली ये इक्वेशन कैसा बन जाएगा, सी को तो बाहर निकाल लो, माइनस आयोटा एच कट, इसको 3 बार वेरी कराओ क्योंकि चौथा कोऑर्डिनेट तो ये वाला है ना, तो इसलिए यहाँ पे k बराबर 1 से लेकर 3 तक वेरी करवा दो 3 कोऑर्डिनेट के लिए। अल्फ़ा भी वेरी करेगा और k वेरी करेगा अल्फ़ा के साथ इस तरीके से, ठीक है, प्लस बीटा एम सी, क्योंकि एक सी आपने पहले ही बार निकाल लिया ना, इसलिए बीटा एम सी बचेगा। ये हो गया। अगला देखो, इक्वेशन 2 इज कॉल्ड डिराक इक्वेशन। वैसे तो ये डिराक इक्वेशन बन गई, बट इसमें आपको बहुत कुछ अभी डिफाइन करना है। अब इसमें जब तक आप सब कुछ डिफाइन नहीं करोगे तब तक डिराक की मेन नब्ज नहीं पकड़ पाओगे। तो ये तो भाई डिराक इक्वेशन बन गई वैसे तो। बट अभी सवाल कंप्लीट हुआ नहीं, ठीक है ना। नाउ आयोटा एच कट डेल साइन अपॉन डेल टी बराबर क्या हो जाएगा, सी। अब अगर हम देखते हैं अल्फ़ा डॉट पी को दो बार अलग अलग उसमें तोड़ लो, तो अल्फ़ा एक्स पी एक्स, अल्फ़ा वाई पी वाई प्लस अल्फ़ा जेड पी जेड प्लस बीटा एम सी। क्वेश्चन 3 ए डॉट बी बराबर ये तो होता है। ये अल्फ़ा एंड बीटा आर नॉट सिंपल नंबर। डिराक ने ये बात बोली थी कि जो अल्फ़ा बीटा है नंबर्स नहीं है, हियर अल्फ़ा एंड बीटा आर नॉट सिंपल नंबर, सिंपल नंबर नहीं है, बिकॉज इन Lorentz invariant, because equation 3 is Lorentz invariant, ठीक है ना। तो इक्वेशन 3 जो है वो लोरेंज इन्वेरिएंट है, मतलब लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर ये चेंज नहीं होती है। सो डिराक प्रपोज्ड दैट मैंने गेट खोल दिया बेटा, क्या हुआ, कौन चिल्ला रहा है, हाँ बेटा।
सो डिराक ने क्या प्रपोज किया इस चीज़ को सोल्व करने के लिए? डिराक proposed that अल्फा आई एंड बीटा, आई मतलब 1 2 3 एंड बीटा, क्योंकि अल्फा जो है वो 3 रूप में होता है ना, इसलिए कैन बी कंसिडर्ड एज कैन बी कंसिडर्ड एज मैट्रिक्स फॉर्म। तो इसको उसने मैट्रिक्स फॉर्म में माना, ठीक है ना। अगर ये मैट्रिक्स फॉर्म में है तो इसका मतलब जो आपका साइन होगा, देन साइन ये भी मैट्रिक्स फॉर्म में होगा, इज रिटन एज कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि साइन वेव फंक्शन है, इसलिए इज रिटन एज कॉलम मैट्रिक्स। अब हमारे पास ये पता नहीं कि वो कितने डायमेंशन का है, इसलिए हम इसको बोल देंगे विद एन कंपोनेंट, क्योंकि आपका वेव फंक्शन में कितने भी पार्टिकल हो सकते हैं, आपके सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल हो सकते हैं। आइगन स्टेट हमेशा कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में ही लिखी जाती है, इसीलिए आपको ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, वो भी एन कंपोनेंट्स की फॉर्म में। और इसी अकॉर्डिंगली अगर आप लोग इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालते हो ना, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी आप चाहो तो निकाल सकते हो। वो सिंपली क्या होती है, P इज इक्वल टू साइन स्टार साइन। तो साइन स्टार का मतलब इसको आप रो मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो, और साइन एक कॉलम मैट्रिक्स होती है। ठीक है, तो आप समेशन ऑफ आई ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। नाउ अब इसको आगे सोल्व करने के लिए थोड़ा आपको रिलेटिविस्टिक प्रॉब्लम यूज़ करना पड़ेगा। तो रिलेटिविस्टिक एनर्जी क्या होती है? सो फ्रॉम एनर्जी मोमेंटम रिलेशन, फ्रॉम एनर्जी मोमेंटम रिलेशन, ठीक है, यहाँ से बात आई। तो एक काम करते हैं, ये एक नया फेज है इस वाले डेरिवेशन का, इसको फिर हम लोग कल करते हैं डिराक इक्वेशन, क्योंकि इसको सोल्व करना थोड़ा सा लंबा पड़ेगा और टाइम लग जाएगा, इसलिए यहाँ से इस क्वेश्चन को कल करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी वो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ नहीं है, डिराक इक्वेशन का डिस्क्रिप्शन आया नहीं है पूरा, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा इसको यहीं पे रोक देते हैं, फिर कल से स्टार्टिंग करेंगे। ई स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, है ना। इसके बाद क्या करना है, अल्फा और बीटा को कैसे डिफाइन करना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। बाय बाय।